हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम क्लास 11th का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसे स्कूल टेस्ट और फाइनल एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन आयनाइजेशन एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, गैस की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे X गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ग्राउंड स्टेट में ये होना चाहिए। और जब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो X गैस से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, आपको X प्लस गैस मिलेगा प्लस इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 कहते हैं। जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, X2 प्लस बनता है, उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 कहते हैं। और अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, X3 प्लस बनता है, तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 होता है। और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 है, ये सेकंड और फर्स्ट से ज्यादा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, जैसे X2 बन गया, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई जो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 है, ये सेकंड और फर्स्ट से ज्यादा होता है। सेकंड है Why ionization enthalpies are always positive? जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम वी नीड टू गिव सम एनर्जी टू द सिस्टम। अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको सिस्टम को, एटम को एनर्जी देना होता है। एंड इट बिकेम एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है कि आप एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। और जो वैल्यू है एंडोथर्मिक प्रोसेस का, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। सो दैट्स व्हाई जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है Why beryllium has higher ionization enthalpy than boron? नॉर्मली जब आप पीरियड में जाते हो तो याद रखना, जो न्यूक्लियर चार्ज है इंक्रीज होता है, एटम का साइज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है। तो बोरॉन की ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए था, बट बेरिलियम का ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। इसका हमें रीजन बताना है। सबसे पहले बोरॉन होता है 1s2 2s2 2p1। बोरॉन में जो इलेक्ट्रॉन है, ये p ऑर्बिटल से रिमूव होता है एंड 2p इज शील्डेड फ्रॉम इनर कोर ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2s इलेक्ट्रॉन है, 2p ऑर्बिटल को रिपेल करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को। तो जो 2p का अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कम होता है, तो इसे रिमूव करना ईजी होता है। अगर हम बेरिलियम की बात करें, ये 1s2 2s2 होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आपको रिमूव करना होता है s ऑर्बिटल में। पेनिट्रेशन ऑफ 2s इज मोर देन 2p टू द न्यूक्लियस। अब जो 2s होता है, ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होता है एज कंपेयर टू 2p। Therefore, it is easier to remove electron from 2p। तो जो 2p का इलेक्ट्रॉन है, रिमूव करना इजी होता है फ्रॉम बोरॉन एज कंपेयर टू रिमूवल ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेरिलियम। तो दैट्स व्हाई जो बेरिलियम है, इसका हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। और सिमिलर ट्रेंड आपको मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में भी दिखाई देगा। जो मैग्नीशियम 3s2 होता है, एल्यूमिनियम 3s2 3p1 होता है। तो यहाँ से s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, यहाँ p से होता है। सो दैट्स व्हाई मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज। तो हमें आयनिक स्पीशीज दिया है N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na प्लस, Al3 प्लस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन देम। अगर आप ये सारी आयनिक स्पीशीज देखोगे तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसे नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 3 नेगेटिव में 3 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर आप सपोज Al3 प्लस देखोगे, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वैसे ही सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच है। तो इसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। सेकंड है हमें अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। तो इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो अगर आप देखोगे सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। जो नाइट्रोजन होता है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होता है, एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन में 8 होता है, फ्लोरीन में 9, सोडियम में 11, एल्यूमिनियम में 13। अगर आप एल्यूमिनियम को देखोगे, यहाँ पे 13 प्रोटॉन है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट साइज सबसे ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। एल्यूमिनियम 3 प्लस का सबसे कम साइज होता है। वेयरएज N3 नेगेटिव को देखोगे, यहाँ पे सिर्फ 7 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट इसका साइज सबसे बड़ा होगा।
तो सबसे पहले Al3+ देन Na+, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिया होता है तो जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है वो उतना बड़ा उसका साइज होता है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना कम उसका साइज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। When an electron is added to a neutral gaseous atom, हमारे पास न्यूट्रल गैसियस एटम X है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव आयन X, नेगेटिव गैस में ये कन्वर्ट हो जाता है। द एंथैल्पी चेंज accompanying द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होता है इसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये पॉजिटिव हो सकता है, मतलब ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक हो सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। सेकंड है वाई ग्रुप 17 एलिमेंट जो हैलोजन होते हैं हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो हैलोजेंस है इनका काफी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, मतलब इनकी जो प्रोसेस है जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं काफी ज्यादा ये एनर्जी रिलीज करते हैं, काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। इसका हमें रीजन बताना है। अब जो ग्रुप 17 एलिमेंट है दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो हैलोजन होते हैं इनका P5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं P6 बन जाते हैं तो इनके पास नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, तो ईजिली ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ये स्टेबल बन जाते हैं, और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। सो दैट्स वाई इनकी जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक हो जाता है, और इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है हाई नेगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है How would you justify the presence of 18 elements in fifth period of periodic table? तो जो फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये हमें जस्टिफाई करना है। अगर हम अबाउट प्रिंसिपल की बात करें, अबाउट प्रिंसिपल हमें बताता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो अबाउट प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल्स बनाए हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से अरेंज्ड है। तो जो फिफ्थ पीरियड है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड ओनली इन 5s 4d 5p सबशेल। तो हमेशा याद रखना जैसे ही 1s शुरू होता है तो फर्स्ट पीरियड शुरू होता है, 2s से सेकंड पीरियड शुरू होगा, 3s से थर्ड पीरियड, 4s से फोर्थ पीरियड शुरू होगा, और 5s से फिफ्थ पीरियड शुरू होता है। और फिफ्थ पीरियड में अगर आप देखोगे कौन कौन सा सबशेल आता है, 5s आता है, 4d आता है, 5p आता है। तो फिफ्थ पीरियड में ये तीन क्या होते हैं, सबशेल होते हैं। 5s की अगर हम बात करें s में एक ऑर्बिटल होता है, 4d की बात करें d में 5 ऑर्बिटल होता है, 5p की बात करें 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो टोटल हमारे पास 9 ऑर्बिटल है, और हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है फिल होते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स है टोटल 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं फिफ्थ पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है Why noble gases have very high positive electron gain enthalpy? इसका हमें रीजन बताना है। अब जो नोबल गैसेस है इनका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो जो प्रोसेस है याद रखना ये एंडोथर्मिक होता है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इसका हमें रीजन बताना है। Noble gases have very high positive electron gain enthalpy because the electron has to enter the next principal quantum level leading to very unstable electronic configuration। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे नियॉन है, ये नोबल गैस है, 1s2 2s2 2p6 होता है। अगर आपको नियॉन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना है, ये 3s1 में जाएगा विच इज हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल, तो इलेक्ट्रॉन हायर क्वांटम लेवल पे एंटर कर रहा है, 3s में एंटर कर रहा है, जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जो प्रोसेस है एंडोथर्मिक हो जाता है और हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। सेकंड है वाई लिथियम एंड मैग्नीशियम शो रिजेम्बलेंस इन केमिकल बिहेवियर। लिथियम और मैग्नीशियम जो है इनकी रिजेम्बलेंस इसलिए होता है क्योंकि इनका डायगोनल रिलेशनशिप होता है। जैसे लिथियम बेरिलियम है, सोडियम मैग्नीशियम है, तो इसे हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। दोनों की जो प्रॉपर्टीज है ये सिमिलर होती है क्योंकि इनका सिमिलर साइज और चार्ज डेंसिटी भी सिमिलर होती है। सो दैट्स वाई लिथियम मैग्नीशियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, बिहेवियर है, वो भी सिमिलर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वुड बी IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। हमें एटॉमिक नंबर 120 दिया, हमें इस एलिमेंट का IUPAC नेम एंड सिंबल बताना।
तो याद रखना, अगर एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा, अगर आपको उसका IUPAC नेम और सिंबल बताना है तो उसके लिए आपको ये टेबल याद रखना होगा। सबसे पहले डिजिट वर्ड की बात करेंगे। अगर डिजिट 0 है, वर्ड नील होता है। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन, और जो फर्स्ट लेटर है वर्ड का उसे हम एब्रीविएशन लिखेंगे। तो अगर आपको 120 का IUPAC नेम लिखना है तो जो 1 है तो हम पहले वर्ड लेंगे। 1 जो है ये क्या होता है, अन होता है। फर्स्ट जो लेटर है आप यहाँ पे कैपिटल लिखोगे। जो 2 है उसे हम बाई ले लेंगे। जो 0 है वो नील है, एंड में EM डाल देंगे, ऐड करेंगे तो हमें नेम मिल जाएगा अन बाई नीलियम। अगर हम सिंबल की बात करें तो इसका जो पहला क्या होता है, वर्ड होता है, उससे हम सिंबल लिख सकते हैं। जो अन है इसका U कैपिटल लिखोगे, जो बाई है इसका B लेंगे, और जो नील है इसका हम N लेंगे, तो हमें सिंबल मिल गया UBN। क्वेश्चन नंबर 8 है, why electron gain enthalpy of oxygen और fluorine is less negative than that of succeeding element। succeeding element मतलब down the group। जो क्लोरीन है उसकी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। सल्फर की ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसका हमें रीजन बताना है। अब जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है स्मॉलर N2 क्वांटम लेवल पे ऐड होता है। इट सफर सिग्निफिकेंट रिपल्शन फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लेवल। अब जो N2 क्वांटम लेवल है काफी स्मॉल होता है। एज ए रिजल्ट जब आप नया इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो बाकी इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन मिलती है। इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट हो जाता है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में। वेराज सल्फर एंड क्लोरीन में N3 क्वांटम लेवल होता है। इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू लार्ज रीजन ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे काफी बड़ा रीजन ऑफ स्पेस होता है और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे कम होता है जब N3 क्वांटम लेवल होता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो जाता है सल्फर एंड क्लोरीन में और इनकी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज लार्जेस्ट इन साइज कॉपर प्लस कॉपर 2+ और कॉपर एंड वाई। इसका हमें रीजन बताना है। अगर हम बात करें इन तीनों की, कॉपर, कॉपर प्लस, कॉपर 2+, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनके सेम है 29। कॉपर में इलेक्ट्रॉन है 29, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे कॉपर प्लस बनेगा 28 इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2+ में 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे, साइज डिक्रीज होता है। तो ओवरऑल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो जो कॉपर है इसका सबसे बड़ा साइज होगा। कॉपर इज लार्जेस्ट ड्यू टू लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो कॉपर का सबसे बड़ा साइज होगा। सेकंड है, विच एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। तो जो हीलियम है उसका सबसे ज्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है क्योंकि सबसे पहले ये नोबल गैस है, इसका स्टेबल 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है और साथ में इसका काफी ज्यादा स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से हीलियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफी डिफिकल्ट होता है और इसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है पीरियोडिक टेबल में। थर्ड है, विच एलिमेंट इज मोर मेटेलिक, सोडियम और मैग्नीशियम एंड वाई। इसका हमें रीजन बताना है। मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या, कौन इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, किसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी कम है। सोडियम होता है 3s1, मैग्नीशियम होता है 3s2। अक्रॉस द पीरियड याद रखना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और जो साइज है वो डिक्रीज होता है, तो सोडियम का ज्यादा बड़ा साइज होता है। बड़ा साइज होने की वजह से सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होता है, इसके पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाता है। The sodium has lower ionization enthalpy, so it loses its valence electron more easily। क्योंकि इसका आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होता है, बड़ा साइज होता है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता है। सो दैट्स वाई जो सोडियम है मैग्नीशियम से ज्यादा मेटेलिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हमें 3 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है एलिमेंट्स का, हमें उसकी पोजीशन असाइन करनी है, हमें उसका पीरियड एंड ग्रुप बताना है। सबसे पहला दिया ns2 np4 फॉर n इज इक्वल टू 3। तो n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें मिल गया 3s2 3p4। हमें इसका पीरियड एंड ग्रुप बताना है। तो याद रखना जो हाईएस्ट क्वांटम लेवल होता है, अगर आप n का वैल्यू देखोगे हाईएस्ट क्या है 3 दिया हुआ है, तो ये थर्ड पीरियड का होगा। और अगर हमें ग्रुप बताना है तो हम देखते हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कौन से सब शेल में एंटर कर रहा है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है p में एंटर कर रहा है, तो ये p ब्लॉक का क्या होगा, एलिमेंट होगा। और p ब्लॉक के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे 10 प्लस नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन। तो 10 प्लस s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐड करोगे तो ये 16 ग्रुप का एलिमेंट होगा। सेकंड दिया
n-1 D2NS2 फॉर n इज इक्वल टू 4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 4-1 क्या हो जाएगा 3D2, ये हो जाएगा 4s2। अगर आप हाईएस्ट क्वांटम लेवल देखोगे 4 हाईएस्ट क्वांटम लेवल है, n का वैल्यू 4 दिया तो ये 4th पीरियड होगा। और अगर आपको इसका ग्रुप पता करना है, सबसे पहले देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, ये डी में एंटर कर रहा है, तो ये डी ब्लॉक का क्या होगा, एलिमेंट होगा। और डी ब्लॉक के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन, तो s प्लस d दो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो ये 4th ग्रुप का एलिमेंट होगा। और थर्ड दिया n-2 NF7 n-1 D1 NS2, तो n का वैल्यू 6 दिया तो ये 4f7 5d1 6s2 होगा। अगर आप क्वांटम लेवल को देखोगे जो हाईएस्ट है ये 6 दिया, n का वैल्यू 6 दिया तो ये 6th पीरियड होगा। और अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे, ये f ब्लॉक का क्या होता है, एलिमेंट होता है। जो f ब्लॉक है उसे हम सेपरेट लिखते हैं और उसका जो ग्रुप है f ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है उसे आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको डायरेक्टली वो लिख लेना है। f ब्लॉक के एलिमेंट को हम 3rd ग्रुप में कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, गिव 4 एग्जांपल ऑफ स्पीशीज व्हिच आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कैल्शियम 2+। कैल्शियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। कैल्शियम 2+ में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक 4 स्पीशीज बताना है जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जो आर्गॉन है, पोटेशियम प्लस सल्फर 2 नेगेटिव, फॉस्फोरस 3 नेगेटिव, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 18 है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद कैल्शियम 2+। सेकंड है, राइट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ sp-d-f एलिमेंट। तो जो s ब्लॉक के एलिमेंट है इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns122 होता है। p ब्लॉक होता है ns2 np126, d ब्लॉक होता है n-1 d1210 ns022, f ब्लॉक होता है n-2 f1214 n-1 d021 ns2। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, What are the elements of group 18 called? जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स से काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं तो उन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, ये इनर्ट गैसेस होते हैं। सेकंड है, why ionization enthalpy of nitrogen is more than oxygen? इसका हमें रीजन बताना है। अगर हम बात करें अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन की ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए थी, बट नाइट्रोजन का ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, इसका हमें रीजन बताना है। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, ये 1s2 2s2 2p3 होता है। यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल ड्रॉ किया है। जो 2p ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्टेबल दिखाई दे रहा है। The nitrogen has stable configuration due to half filled 2p orbital। तो यहाँ पे हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल होता है, काफी ज्यादा ये स्टेबल होता है नाइट्रोजन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है। वेयरएस अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन 2p4 होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 2 of the 4 electrons present in same 2p orbital, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक ऑर्बिटल में आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होने की वजह से ये थोड़ा कम स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना यहाँ पे इजी हो जाता है और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है, टू विच सीरीज डू मैन मेड एलिमेंट बिलोंग। अब जो मैन मेड एलिमेंट है एफ ब्लॉक एलिमेंट में एक्टिनॉइड सीरीज में बिलोंग करते हैं और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। सेकंड है, आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 19, also predict the outermost electronic configuration and write the general formula of its oxide। तो हमें एटॉमिक नंबर 19 दिया, तो याद रखना एटॉमिक नंबर 19 वाला जो एलिमेंट है वो पोटेशियम होता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होता है। हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा है, तो आप लिख सकते हो आर्गॉन 3p6 तक आर्गॉन होता है, 4s1 इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। नेक्स्ट हमें इसका ग्रुप एंड वैलेंसी बताना है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर कर रहा है तो ग्रुप पता करने के लिए हम लिखते हैं नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे आप डायरेक्टली ग्रुप बता सकते हो। s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर ये 1 होगा। साथ में जो पोटेशियम है जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर इसके ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला की बात करें, पोटेशियम की वैलेंसी +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो ऑक्साइड होगा ये K2O होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है,
डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड एलिमेंट्स ऑन एक्सट्रीम राइट ऑफ द पी ब्लॉक। हमें नेचर ऑफ ऑक्साइड बताना है। अब जो एलिमेंट्स होते हैं एक्सट्रीम ऑफ ए पीरियड, एक्सट्रीम लेफ्ट में या एक्सट्रीम राइट में इजिली कंबाइन कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ऑक्साइड। द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स इन द एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर आप देखोगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो मेटल का ऑक्साइड है वो बेसिक होता है जैसे Na2O। और अगर हम बात करें ऑक्साइड की एक्सट्रीम राइट में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हैलोजन, ये नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड है ये एसिडिक होता है जैसे Cl2O7। सेकेंड हमें क्लासीफाई करना है फॉलोइंग ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पे ऑक्साइड दिया, हमें एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई करना है। हमें पता है एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है जैसे Cl2O7। बेसिक ऑक्साइड में अभी हमने बात किया Na2O आता है, और जो मिडल वाले ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड हो सकते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड आता है Al2O3, As2O3। और जो न्यूट्रल ऑक्साइड है ना ये एसिड के साथ ना ये बेस के साथ कंबाइन करते हैं, इसमें CONO2O आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सप्लेन। फर्स्ट पार्ट है द आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। सपोज हमारे पास न्यूट्रल एटम सोडियम है, जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो कैटायन बनता है Na+। इसका जो रेडियस है हमेशा छोटा होगा सोडियम से, इसका हमें रीजन बताना है। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो कैटायन बनता है। ए कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। जो कैटायन है ये पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है बिकॉज इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन व्हाइल द न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम। दोनों में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है, 11 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, 11 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एज ए रिजल्ट जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। सो दैट्स वाई जो कैटायन है इसका स्मॉलर साइज होता है देन न्यूट्रल एटम। सेकंड है द रेडियस ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम। तो हमारे पास Cl है, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये Cl नेगेटिव एनायन बना रहा है, तो जो एनायन है उसका ज्यादा बड़ा साइज होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। इसका हमें रीजन बताना है। द साइज ऑफ एनायन विल ऑलवेज बी लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम because the addition of one or more electron would result in increased repulsion among the electrons। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो Cl नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो बढ़ गया। अब जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने की वजह से जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो दैट्स वाई जो एनायन है उसका ज्यादा बड़ा साइज हो जाता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इट चेंज इन ए पीरियड एज वेल एज ग्रुप। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ability of an atom to attract the shared electron pair of covalent bond in a molecule toward itself। तो अगर हम HF की बात करें, इन दोनों के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। अब जो फ्लोरीन है इसका ओवरऑल जो न्यूक्लियस है बड़ा है, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं बट इसका न्यूक्लियस काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींच लेता है, और ये जो एबिलिटी है जो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को अपनी तरफ ये खींच रहा है, इस एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर हम पीरियड में बात करें, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओवरऑल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। वेयरएज डाउन द ग्रुप अगर आप देखोगे साइज इंक्रीज होता है, और जो शील्डिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज्यादा रिपेल कर सकते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता है डाउन द ग्रुप, और जो एबिलिटी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ ये भी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। सेकंड है विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो याद रखना जो फ्लोरीन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप
वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद Z इज इक्वल टू 114। एटॉमिक नंबर हमें दिया 114, हमें ग्रुप एंड पीरियड बताना है एलिमेंट का। ग्रुप एंड पीरियड बताने के लिए आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करने के लिए हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो नोबल गैसेस हैं उसके नाम आपको याद होने चाहिए। पहले हीलियम आएगा, फिर नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन आता है, और आपको मैजिक नंबर याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। 2 में आप 8 ऐड करोगे ये 10 हो जाएगा, 10 में आप 8 ऐड करोगे ये 18 होगा, 18 में 18 ऐड करोगे 36 हो जाएगा, 36 में 18 ऐड करोगे 54 होगा, 54 में 32 ऐड करोगे 86 हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, और साथ में आप जो अबाउस प्रिंसिपल है उससे आप ये ड्रॉ करोगे। तो आपको याद रखना है जब 1s2 कंप्लीटली फिल होता है तो ये हीलियम को रिप्रेजेंट करता है, 2p6 जब कंप्लीटली फिल होता है नियॉन को रिप्रेजेंट करता है, 3p6 कंप्लीटली फिल होता है आर्गॉन को रिप्रेजेंट करता है, 4p6 रिप्रेजेंट करता है क्रिप्टॉन को, 5p6 रिप्रेजेंट करता है ज़ीनॉन को, और 6p6 जो है रेडॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या देखना है, एटॉमिक नंबर क्या 114 है, इससे पहले कौन सी नोबल गैस है। तो अगर आप देखोगे 114 से पहले जो एटॉमिक नंबर नोबल गैस का आ रहा है वो क्या है, रेडॉन का आ रहा है, 86 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 114 में से 86 आप माइनस कर दोगे। जब आप माइनस करोगे तो आपको 28 मिलेगा। तो इसके आगे आपको 28 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे रेडॉन लिखोगे। रेडॉन कहाँ तक आता है, 6p6 आता है। इसके बाद आपको ऑर्बिटल फिल करने हैं। इसके बाद 7s आता है, 5f आता है, 6d आता है, 7p आता है। तो आपको ये फिल करने हैं। तो 28 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप ऐड करोगे 26 हो जाएगा। तो 7p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अगर पीरियड की बात करें तो जो हाईएस्ट n का नंबर होता है, जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो हाईएस्ट नंबर यहाँ पे क्या है, 7 है, तो 7th पीरियड होगा। अगर ग्रुप की बात करें, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है p में जा रहा है, तो उसके लिए हम 10 प्लस नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो 10 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो s के 2 इलेक्ट्रॉन है, p के 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 10 करेंगे तो इसका ग्रुप 14th होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। अगर आप सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये कम होती है, बट इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। जब आप इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम ज्यादा होती है। इसका हमें रीजन बताना। तो सोडियम हमें पता है 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है। अब अक्रॉस द पीरियड हमें पता है न्यूक्लियस चार्ज बड़ा होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सोडियम का ज्यादा बड़ा साइज होता है देन मैग्नीशियम। सो इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से कम अट्रैक्टेड होता है क्योंकि इसका बड़ा साइज होता है। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, ईजी होता है। और जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम का फर्स्ट वो कम होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। बट जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके पास स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो तो जो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2p6, इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम प्लस रिक्वायर ब्रेकिंग ऑफ स्टेबल शेल। तो स्टेबल इनर शेल जो है ब्रेक करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम का काफी ज्यादा हाई हो जाता है। वेयर जो मैग्नीशियम प्लस है इसमें से अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। सो दैट्स वाई जो मैग्नीशियम है अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देगा, सोडियम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इजिली लूज नहीं करेगा। तो जो सोडियम है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। अगर आप सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को देखोगे ये एक ही पीरियड का पार्ट होते हैं और अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट से राइट जब आप जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है और उसके बाद जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो पहले सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। तो जो एल्यूमिनियम है उसका सबसे स्मॉल साइज होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम का होगा।
तो मूविंग अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक रेडियाई है वो रिड्यूस होता है as effective nuclear charge increases. Second है, why do the elements of the second period show anomalous property than that of other members of their respective group? अब जो second period के elements हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा different property होती है as compared to other members of the respective group. जैसे हम लिथियम को लेते हैं, जो लिथियम है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये ग्रुप 1 में प्रेजेंट होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है बाकी एलिमेंट से जैसे सोडियम और पोटेशियम से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। इसका हमें रीजन बताना है। द रीजन ऑफ एनॉमलस प्रॉपर्टीज आर, 4 रीजन है। सबसे पहले इनका साइज काफी ज्यादा स्मॉल होता है, लार्ज चार्ज रेडियस रेशियो होता है, काफी ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और साथ में इनमें जो डी ऑर्बिटल है वो एब्सेंट होता है। सो दैट्स व्हाई जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है इनकी एनॉमलस प्रॉपर्टीज होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट है, गिव 4 एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स। जो मेटलॉइड्स है इनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है और इसकी 4 एग्जांपल है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। सेकंड है, हाउ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हमने पढ़ा था, ये एबिलिटी होती है जो एटम है कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, जो एटम है वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। अगर याद रखना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है ना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है दोनों क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के। तो अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस एटम की वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेरएस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये इनवर्सली रिलेटेड होता है मेटेलिक कैरेक्टर के। मतलब किसी एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो कम होता है। अगर अक्रॉस द पीरियड जाए, अक्रॉस द पीरियड हमें पता है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप हमें पता है एटम का साइज बड़ा हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डिक्रीज होती है ग्रुप में और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। तो ये रहे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।